शहरों में नाकाबंदी हो गई, दोबारा आ रही है, लेकिन गांव की ओर लोग वापस लौटे। खेती से जुड़े हुए लोग सांस रोक के, सुल्तान जी 63 वर्ष की उम्र में सांस रोक के इतनी सुंदर आवाज को लगातार चला सकते हैं। इतनी देर में तो भाजपा के लोग तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। लोग कहते हैं कब तक मोर्चा बना रहेगा, कब तक लड़ाई जारी रहेगी। किसान तो सीधा साधा होता है, लेकिन किसान के निश्चय के आगे कौन टिक पाएगा, किसान के इरादे के आगे कौन टिक पाएगा। और ऐसे ही एक पराक्रमी, प्रेरणादायक एक जीवन का हम जश्न मनाने उपस्थित हैं। उनकी सुंदर मूर्ति का अनावरण हुआ। मैं खुद गूगल का प्रयोग करके आया हूं। बहुत जो नौजवान देश के हैं वे बहुत तरक्की कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। वे एक आधुनिक समाज का हिस्सा है। पहले जो परिवर्तन एक पीढ़ी में होता था, आज वे समाज में 4-5 साल में हो जाता है। लेकिन हम नौजवान और मुझसे भी जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वे अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। वे अपने अतीत, अपने इतिहास के महत्व को जानती हैं। हम लोग चाहते हैं कि वे जो महापुरुष थे, जिनके बलिदान और कुर्बानियों के कारण आज हमारा यह अस्तित्व है, साहस है, हम मुकाबला कर सकते हैं किसी से भी, हम उन महापुरुषों का नमन करें, उन आदर्शों को हमेशा समाज में जीवित रखें। और आज के इस मूर्ति निर्माण के माध्यम से, जो अति सुंदर भी है, मैं अभी बात भी कह रहा था कि राजस्थान में सबसे अच्छी मूर्तियां मिलती और हूबहू है। उनके जीवन के बारे में भी, उनके संबंध में यहाँ चर्चा हुई। उनके परिवार के लोगों से मुझे भेंट करने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो ये परम सौभाग्य है। और आज के सबसे बड़े देश में जो सबसे बड़ा विषय चल रहा है, उसको लेकर भी खुली चर्चा हुई। राम जी ने उलाने भी दिए, प्रेरणा भी दी, बताया भी कि कितने दिनों से कितना लंबा संघर्ष चल रहा। 4.5 महीने हो चुके, आज शायद 135 दिन पूरे हो चुके हैं। देश का किसान डटा हुआ। लोग कहते हैं कब तक मोर्चा बना रहेगा, कब तक लड़ाई जारी रहेगी। किसान तो सीधा साधा होता है, लेकिन किसान के निश्चय के आगे कौन टिक पाएगा, किसान के इरादे के आगे कौन टिक पाएगा। सुल्तान जी ने जो गाना गाया, इनके परिवार का भी लंबा परिचय है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ही परिवार रहा। सुल्तान जी से अगर मैं पूछ सकूं कि आपकी उम्र कितनी हो गई? 63, 63, लगता नहीं, आवाज से तो बिल्कुल नहीं लगता। अब सांस रोक के, सुल्तान जी 63 वर्ष की उम्र में सांस रोक के इतनी सुंदर आवाज को लगातार चला सकते हैं। इतनी देर में तो भाजपा के लोग तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा लो कि आंदोलन कितने दिन चलेगा। कोई आफत नहीं आ रही। राम जी जानते हैं किसान के लिए कोई आफत नहीं आ रही। वहां जितने दिन लगेंगे, क्योंकि लड़ाई बड़ी, मसला 3 कानून का भी है और लड़ाई उससे भी बड़ी है। देश भर का किसान जाग गया। हम लोग तो बटे हुए थे धर्म में। जब से बीजेपी की ध्रुवीकरण की रणनीति कामयाब हुई, धर्म का बोलबाला राजनीति में बढ़ गया। लेकिन उससे पहले भी जातियों में भी बटे हुए हैं। गोत्र की बात भी उठती है बार बार।
लेकिन आज एक सुनहरा अवसर मिल रहा है जिसकी कल्पना शायद चौधरी चरण सिंह जी ने की थी, जिसको बनाने में उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र के लोगों ने उनका योगदान दिया भरपूर, चाहे वो दौलत राम सारंग जी हो, कुंभाराम आर्य जी हो, वे भी आप ही की बीच के लोग थे, आपकी ताकत थे, आपकी पहचान थे, आज भी हैं। ये तो उनका करा धरा था, ये सपना उन्होंने देखा था। आज जो जागृति है, जो चेतना है, एक विशेष अवसर आपको मिल रहा है। और मैं तो ये नोट करता हूं कि जो बीमारी चल रही है, आपने भी नोट किया होगा इन दिनों में कौन सा काम चलता रहा। शहरों में नाकाबंदी हो गई, दोबारा आ रही है, लेकिन गांव की ओर लोग वापस लौटे। खेती से जुड़े हुए लोग, उन्हें लगा कि यही गुजारा है, खेती में इतने लोगों की आवश्यकता नहीं ना आगे होगी, तो आधुनिकता आ गई है, गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये एक मौका है, चौधरी साहब को किसान और मजदूर को एक ही मानते और आपस में अपना व्यवहार मधुर रख के उस रिश्ते को आप मजबूत कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि योजनागत तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। पहले राजधानी के समीप मोर्चे बने, दूर से लोग पैदल चल के आए, फिर सरकार ने सवाल करना शुरू किया कि सीमित क्षेत्र के लोग हैं, पंजाब के ही लोग हैं, चंद हरियाणा के ही लोग हैं, ये तो सिख लोग हैं। आंदोलन का धीमे धीमे दायरा बढ़ा, दूसरे क्षेत्र के लोग भी खड़े हुए, तो हम भी खेती से करते हैं, जुड़ाव रखते हैं, हम भी किसान हैं, ये मुद्दा हमें भी प्रभावित करेगा। हम उनके साथ धीमे धीमे इसका दायरा बढ़ा और एक ऐसा माहौल बन गया कि राजनीतिक सीमाओं को छोड़ करके भी लोग एक मंच पे आने को राजी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्हें महारत प्राप्त है झूठ बोलने में, षड्यंत्र रखने में, फरेब रखने में। बहुत बड़े ढोंगी हैं। याद करो, प्रधानमंत्री जी को जब बड़ी बहुमत मिली पहली बार, संसद में प्रवेश करने से पहले नतमस्तक हो गए थे। एक सीढ़ी पे पांव नहीं रखा उन्होंने, लेकिन अपना माथा लगाकर उन्होंने ये संदेश दिया था कि उस संसद को एक पवित्र मंदिर वो मानते हैं, एक इमारत को मंदिर नहीं मानते। लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकशाही को, जनता के आदेश को वे पवित्र मानते हैं, लेकिन किया उसके बिल्कुल विपरीत। हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप याद करो 7 साल पहले लोग आजाद थे, वे कलम आजाद चलती थी, आलोचनाएं खुल के लोग किया करते थे, देश की राजधानी में आप लोग घुमा करते थे। मोदी जी कहते हैं मैं वीआईपी कल्चर के विरुद्ध हूं, लेकिन आज दिल्ली में धोती पहना कोई किसान, पगड़ी टोपी पहनने वाला जैसे यहां बैठे हैं लोग, आपका प्रवेश वर्जित हो गया। ये वीआईपी कल्चर है, नहीं जा सकते। किसानों से खतरा दिखता है दिल्ली वालों को। ये दिल्ली की कौन सी नई लॉबी खड़ी कर दी है उन्होंने? बिल्कुल विपरीत काम किया। कहना कुछ और था, करना कुछ और हर चीज में आप गौर करेंगे। संवेदनहीन मैं उनको इसलिए मानता हूं, गांव के जीवन में बंटवारे खूब हैं, लेकिन जब गांव पे कोई आपत्ति आती है, सब भूल भाल के आप एक हो जाते हैं, हाथ बटाते हो, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हो। ये हमारी मानवता है और इसका परिचय बार बार आप देते हो। लेकिन आपने ऐसी सरकार को देखा जो संवेदनहीन है, जहां 300 से ज्यादा लोग, गरीब लोग जो किसी और मकसद से वहां गए हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, वे शहीद हो जाते हैं, कुर्बानी देते हैं और उनका जिक्र तक सरकार लोग में शामिल लोग
संसद में उनके प्रति कोई सम्मान के दो शब्द भी कहने को राजी नहीं। ये दिन मैं नहीं भूला उस दिन को, जब नोटबंदी की थी तब ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं जैसे मगरमच्छ का मुंह खुलता बंद होता है, ऐसे ताली बजा के उन्होंने कहा था अब तो कोई शादी भी नहीं कर सकता, खूब ठहाके लगाए थे। ये संवेदनहीनता ही थी, कोई अच्छे परिणाम उससे उस फैसले से नहीं आए। उस समय वो ये भी सोच सकते थे कि इसका प्रभाव असंगठित क्षेत्र पे क्या हो रहा है, मजदूर पे क्या हो रहा है, गरीब आदमी पे क्या पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने उस बात को महसूस नहीं किया। तो जो आपके दर्द को महसूस ही नहीं करती हो सरकार, जनमत के अनुरूप चलती ना हो, काम ना करती हो। राजनीति में गलतियां सबसे होती हैं, कोई पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, कानून भी परफेक्ट नहीं बन पाता। तमाम चर्चा के बाद संविधान भी बाबा साहब ने बनाया, बहुत बड़े विद्वान थे। संविधान सभा की चर्चाएं को आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि उस समय हम कितने लिबरल और फॉरवर्ड थिंकिंग लोग उस सदन में मौजूद थे, कितनी खुली चर्चा उस सदन में होती थी। कोई सीमा नहीं है हमारे देश की संभावनाओं की, गर्व होना चाहिए। लेकिन उस संविधान में भी संशोधन होते रहते हैं, मूल ढांचे को आप बदल नहीं सकते, मूल ढांचे में परिवर्तन बर्दाश्त नहीं। तो परफेक्ट से परफेक्ट चीज में भी परिवर्तन होता है, समय के साथ बदलाव आते हैं। लेकिन ये तो ऐसी सरकार आ गई जो अपनी गलती मान ही नहीं सकती, नहीं मानेंगे लोग। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि कानून हमारे लिए नहीं, आप उल्टा कह रहे हो कि कानून आपके लिए ही है। और ठीक कहा आमराराम जी ने, मेरे पहले वक्ताओं ने जो बात कही, चुनाव चल रहे हैं, कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा रिफॉर्म है, आय दुगनी होने वाली है, किसानों की तरक्की होने वाली है, वहां नहीं बता रहे कि क्यों हम लाए कानून। मैं तो चुनौती देता हूं इसी मुद्दे पे। अभी तो सिर्फ चंद राज्यों में चुनाव किया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इसी मुद्दे पे इस्तीफा दे दें, दोबारा सरकार बनाने का ऐलान करते हैं, इसी मुद्दे पे जनता के बीच जाए और साबित हो जाए कि जनमत क्या है। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, इन्हें मालूम है, जमीनी हकीकत का भी इन्हें पता है। हरियाणा में तो विरोध हो ही रहा है, यूपी में भी विरोध हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का हो रहा है। मथुरा में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने किया, वहां पूर्व सांसद जी का विरोध हुआ, केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर के वहां विरोध हुआ। लेकिन मेरा कहना कुछ फर्क, मैं कहता हूं कि विरोध का भी तरीका होना चाहिए। आप बीजेपी के छोटे बड़े कार्यकर्ता हो, नेता हो, उन्हें साथ बैठाइए। मैं उसके पक्ष में नहीं तो बहिष्कारपूर्ण हो, साथ बैठाइए, उन्हें समझाइए, या तो वे आपकी बात मान जाए या वे साबित कर दे कि उनकी पार्टी में कुछ चलती है। वे अपने नेता को मना सकते हैं और नहीं मान सकते तो अपनी पार्टी को त्यागें, अपने पद को छोड़ें। ये सामाजिक दबाव आपको बनाना हो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। ये एकता बड़े मुश्किल से बनी है और इसका सदुपयोग इस समय का हम सबको करना चाहिए। आज की सरकार गलतफहमी पाल रही है। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां थी, वो चाहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता है, जो काम, जो पदार्थ, जो प्रोडक्ट कुटीर उद्योग के माध्यम से बन सकता है, तो उन उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। आजकल हमें बिग आइडिया के पीछे भाग गए। सारी परियोजनाएं बड़ी होनी चाहिए, बड़े लेवल पर होनी चाहिए, बड़े स्केल पर होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में भी बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। 2-3 कंपनियां हैं जिनपे सामर्थ्य है, ऑलरेडी पोर्ट उनके पास है, ऑलरेडी निजी क्षेत्र की रेल वो चलाते हैं, ऑलरेडी एफसीआई के साथ उनके करार हैं, बड़े बड़े गोदाम वो स्थापित कर चुके। अब वे खरीदेंगे भी तो उसका प्रभाव क्या होगा? जानते हो कि मार्केट को कंट्रोल, मंडी को कंट्रोल, नियंत्रण आपका जहां नहीं है, एक भोले वाला किसान तय नहीं कर सकता कुछ भी, तो पूरा नियंत्रण उनके हाथ में, बागडोर उनके हाथ में चली जाएगी। मुझे तो संत कबीर जी का दोहा याद आता है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं,
फल ला गया सिद्धू। तो आप बड़ी बड़ी चीज सोच रहे हो, लेकिन वो किसी के लाभ की नहीं है, ये देश के मूल संस्कार के अनुरूप नहीं है, ये कोई प्राइवेट ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय नहीं, जीवन मरण का प्रश्न है किसानों के लिए, जीवन मरण का प्रश्न है। कोई विकल्प, कोई चारा किसान पे नहीं है। किसान की अगली पीढ़ी जो खेती भी कर रही है, मैं जानता हूँ, MBA कर लिया, महंगी डिग्री हासिल कर ली, नौकरी कहीं मिली नहीं, लौट के फिर आते हैं गांव में कि क्या करें, वह भी उनकी मजबूरी है। उनके सम्मान की रक्षा हमें करनी चाहिए, सरकारों को करनी चाहिए, उनकी मेहनत का उचित मूल्य फल उनको मिलना चाहिए। वे भी जानते हैं कि घाटे का सौदा हो गया, लेकिन सरकार अगर ये सोचे कि हम ऐसा वातावरण बना दे कि उनको अपनी जमीन से ही दूर कर दें, किसान की ऐसी हैसियत बना दे कि किसान भूमिहीन मजदूर की तरह, नौकर की तरह खड़ा हो जाए, अपने खेत में मजबूर हो जाए, ऐसा दिन आजाद भारत में हम नहीं देखने देंगे, नहीं होने देंगे। इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी शक्ति आज भी आपके अंदर है, तो अपनी ताकत को जैसे हनुमान जी भूल गए थे, हम लोग भी भूल गए थे, लेकिन उन्होंने हमें और आपको छेड़ करके, किसान को छेड़ करके किसान को याद दिला दिया, और आज किसान अपनी पूंछ में भले आग लगानी पड़े, लेकिन इनकी लंका को ढाने को तैयार हो। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, काफी विस्तार से बात हुई, और ये बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, कुर्बानियों के क्षेत्र में आपसे कौन मुकाबला कर सकता है। जैसा कि मैं गूगल से चल के आ रहा था, रास्ते, मुख्य रास्तों से अलग मैं भटक गया था, ढानी ढानी खेत का आपको देख के आ रहा था, मुझे महसूस हुआ कितना कठिन जीवन है आपका, लेकिन फिर भी उन चुनौतियों का मुकाबला आप सर उठाकर कर रहे हो। शिक्षा के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कोई कॉम्पिटिटिव इम्तिहान देश में होता है, सीकर की गिनती होती है, और जिस रास्ते में चल रहा था मैंने नोट किया, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें शहीद की मूर्ति नहीं हो। तो जहां सीकर की जनता, शेखावटी की जनता खड़ी हो जाएगी तो सब तय। ठीक कहा सारंग जी, कह रहे थे, अमराराम जी ने कहा, अभी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजा राम मील जी भी आपको प्रेरित करेंगे, आह्वान करेंगे। जो भी किसान संगठन तय करेंगे कहाँ मोर्चा खोलना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किस ताकत के साथ पहुंचना है, किस निश्चय के साथ पहुंचना है, मैं भी अपना हाथ उठाकर कहना चाहता हूं खुले मन और दिल से कि मैं भी तैयार हूं, और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ उपस्थित आप सब लोग भी उसके लिए तैयार रहें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।